नमस्कार मित्रों, 13वीं शताब्दी में दिल्ली में जब तुगलक वंश का शासक चल रहा था, तब उस समय मोहम्मद बिन तुगलक इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था। उसने साम्राज्य के लिए बहुत से कार्य किए थे, जिसमें प्रमुख कार्य था नहर निर्माण का। यह तुगलक वंश ही था जिसने भारत को नहर व्यवस्था प्रदान की थी। लेकिन साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक लोगों से इस्लाम धर्म कबूल करने की जिद करता था और मोहम्मद बिन तुगलक की इसी जिद का नतीजा था विजयनगर साम्राज्य। तो आइए मित्रों जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को। सन 1336 के आसपास तुगलक की सेना में हरिहर और बुक्का नाम के दो हिंदू भाई हुआ करते थे, जिनसे इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना किया। तब उन्हें कैदी बना लिया गया था और अंत में वे इस्लाम धर्म कबूल करने को मान गए थे और फिर से सेना में शामिल हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मौका मिलते ही वे दोनों भाई दिल्ली से भाग गए थे और दक्षिण की तरफ गए और वहां पर एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जो आगे चलकर यह विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया था। लेकिन इसके बारे में एक कहानी ये भी सुनने को मिलती है। 1336 में जब दिल्ली में तुगलक वंश का शासक था, तब हरिहर और बुक्का किसी काम से दक्षिण की ओर आते हैं और यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि दक्षिण में कोई मजबूत राज्य नहीं है, उत्तर पूर्वी राज्यों का भी प्रभाव यहाँ कम है। तब वे यहाँ अपने गुरु विद्यारण्य के मार्गदर्शन में एक नए विजयनगर की नींव रखते हैं। उस समय विजयनगर वर्तमान की केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। इस राज्य में 4 अलग अलग वंशों का शासक रहा था, जिसमें संगम वंश 1334 से 1485 ईस्वी तक, सालुग वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक, तुलु वंश 1550 से 1570 ईस्वी तक और उसके बाद अगले 100 वर्षों तक अराविंदु वंश का शासक रहा था। हरिहर और बुक्का संगम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिनमें से 1336 ईस्वी में हरिहर इस वंश का प्रथम राजा बना था और शुरुआत से ही कृष्ण गोदावरी दो आपके बहमनी और विजयनगर से संघर्ष शुरू हो गया था। दो आपके ऊपर दक्कन में मुस्लिम राज्य को ही बहमनी राज्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब तक ये संघर्ष दो आपका था तब तो ठीक था, लेकिन जब बहमनी साम्राज्य ने उत्तर से आने वाले घोड़ों को गोवा के कोंकण तट पर व्यापार के लिए आने से रोक दिया था, तब विजयनगर और बहमनी के बीच असली संघर्ष शुरू हो जाता है। इधर 20 वर्षों तक शासन करने के बाद 1356 ईस्वी में इस वर्ष का दूसरा शासक बुक्का बना। उसने 1371 में मदुरई को हराकर अपना साम्राज्य रामेश्वरम तक बढ़ा लिया था और उधर से गोवा तथा उड़ीसा राज्य पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद जब देवराय प्रथम पावर में आए, तब कृष्ण गोदावरी दो आपका संघर्ष एक नए सिरे से प्रारंभ हो गया था। उधर उत्तर के बहमनी और दक्षिण के वारंगल के बीच संधि होने के कारण देवराय प्रथम को फिरोज शाह बहमनी से बुरी तरह से मात खानी पड़ी थी और उन्हें इसके मुआवजे के रूप में अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह से करवानी पड़ी थी और साथ ही वनकापुर का साम्राज्य फिरोज शाह को दहेज में देना पड़ा था। लेकिन जल्द ही देवराय प्रथम को अपना बदला लेने का मौका मिला। इस मौके का कारण रेड्डी साम्राज्य था। इस साम्राज्य की वजह से देवराय प्रथम वारंगल के साथ एक संधि कर लेते हैं, जिसके बाद दक्षिण भारत के पूरे समीकरण पर फिर से बदल गए थे और फिर 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम ने फिरोज शाह को हराकर अपने पुराने क्षेत्र को फिर से वापस पा लिया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा तथा हरिद्रा नदी पर बांध बनवाए थे और साथ ही साथ मल्ला पौड़ी में मल्लिकार्जुन मंदिर भी बनवाए थे। उस समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी।
जिसके बारे में वर्णन है कि यहाँ घोड़ों से लेकर रथों तक हर वो चीज का व्यापार होता था। यहाँ कला और वास्तुकला का विशेष स्थान मिला। हम्पी में 1600 से ज्यादा ढांचे मिले थे। पर्शियन विजिटर अब्दुल रज्जाक जब 1400 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य आए तब उसने यहाँ के 7 टायर फोर्टिफिकेशन की तारीफ भी की थी। यहाँ पर फोर्ट के अंदर एग्रीकल्चर लैंड और कनाज भी हुआ करती थी, जो युद्ध के समय अनाज की कमी से राज्य को बचाती थी। पुर्तगाली का एक व्यापारी डोमिंगो पेस लिखते हैं कि हम्पी भी पहाड़ियों की कई श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, जो कि दिखने में रोम जितना बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। इसके भीतर घरों में पेड़ों के बगीचे हैं, जगह जगह पर झीलें हैं। राजा के महल के पास फलदार वृक्ष या पानी सब कुछ उपलब्ध होता है। इसके बाद 1425 ईस्वी में देवराय द्वितीय आए, जो कि संगम वंश के सबसे ताकतवर राजा माने जाते थे। उन्हें केवल भारत, श्रीलंका, पेरू और मलय के राजा देवराय द्वितीय को नमन किया करते थे। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। उनके बहमनियों के जैसे ही सभी हिंदू सैनिकों को घुड़सवारी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण भी दिलवाया था। सन 1443 में उन्होंने दक्षिण के क्षेत्रों को वापस पाने के लिए तुंगभद्रा नदी को पार किया, लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण दोनों ही अपने क्षेत्र तक सीमित रहे। फिर 1450 में उड़ीसा के गजपति शासकों ने दक्षिण भारत में छापे मारने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो गया और उसका अधिकार कर्नाटक तक सिमटकर रह गया था। तब इस कमजोरी का फायदा उठाकर मंत्री सालुग ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था और इस तरह सालुग राजवंश की स्थापना हो गई थी। सन 1485 में नरसिम्हा राय इस वंश के प्रथम शासक बने, जिन्होंने घोड़े व्यापार को शुरू करने के लिए कई नए बंदरगाह भी स्थापित किए। इसके बाद नरसिम्हा राय द्वितीय यहाँ का राजा बना और फिर 1405 में नरसिम्हा राय द्वितीय के बाद तीसरे विजयनगर राज्य की स्थापना हो जाती है, जिसे हम तुलु राजवंश के नाम से जानते हैं। इस वंश के महान राजा कृष्णदेव राय हुआ करते थे, जिन्होंने 1509 ईस्वी में इस साम्राज्य को संभाला था। सबसे पहले बहमनी सल्तनत को टूटने के बाद 1520 में बीजापुर को हराया और फिर उड़ीसा के गजपति शासकों को जीता। ये अपने साम्राज्य शासन में बड़े ही लोकप्रिय हुआ करते थे, यहाँ तक कि तैमूर राजा बाबर ने जब उत्तरी भारत पर आक्रमण किया तो श्री कृष्णदेव राय को एक महान हिंदू राजा कहा। उनके शासन काल के दौरान जब डोमिंगो पेस और डुआर्टे बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, तब वे अपनी डायरी में लिखते हैं कि कृष्णदेव राय सम्राट साम्राज्य के कुशल प्रशासन और शानदार सेनापति दोनों थे, जो युद्ध में आगे बढ़कर नेतृत्व करने के साथ घायलों की सेवा भी किया करते थे। वो अपने राज्य की कला, संस्कृति और वास्तुकला को विकसित करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहा करते थे, जिस कारण इन्हें आंध्र खोज के नाम से जाना जाता था। वे इतने विद्वान थे कि उन्होंने स्वयं राज्य व्यवस्था पर तेलुगु भाषा में एक पुस्तक, आमुक्त मालियात और संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम लिखी। कृष्णदेव राय के समय दक्षिण में पुर्तगाली आ चुके थे और उस समय पुर्तगाली गवर्नर आम्बुक आर्क की कृष्णदेव राय से बहुत अच्छी मित्रता हुआ करती थी, जिसके कारण पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय को सैनिक सहायता भी प्रदान की थी और बदले में कृष्णदेव राय ने उन्हें भरत काल की फोटो बनाने की अनुमति दे दी थी। कुछ इतिहासकार इसे कृष्णदेव राय की बहुत बड़ी गलती मानते हैं, क्योंकि वह पुर्तगाली व्यापारियों को कमवाते रहे, जिसके कारण वे दक्षिण में अपने पांव पसारते रहे। इनके राज्यकाल में ही राय गोपुरम बना, जो कि इनके समय का अनोखा मंदिर हुआ करता था और इनके काल में ही बना 180 फीट का लंबा एक कंबरनाथा मंदिर, जो कि दक्षिण गोपुरम का एक अनोखा उदाहरण है। इसके साथ ही कृष्णदेव राय ने
तेलुगु, कन्नड़ और तमिल कवियों को भी आगे बढ़ाया, जिनमें तमिल कवि हरिदास और कन्नड़ कवि मालानार्य आदि प्रमुख हैं। इनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में ही 8 तेलुगु कवियों को भी रखा था, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। साउथ इंडियन के बीरबल कहे जाने वाले तेनालीरामा भी इन्हीं अष्टदिग्गजों में से एक थे। साथ ही कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख विरूपाक्ष मंदिर भी बनवाया था। विट्ठल टेम्पल में कल्याण मंडप, साथ ही हैप्पी स्टोन चैरियट का भी निर्माण करवाया था, जिसका चित्र आप 50 रुपए के नोट में आज भी देखने को मिलता है। 1539 में बीमारी के कारण कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके भाई अच्युत देवराय उत्तराधिकारी बने और फिर अंतिम तुलु शासक सदाशिव राय ने 1565 तक विजयनगर साम्राज्य पर राज किया। लेकिन वे कहने मात्र के राजा थे, क्योंकि उनका प्रशासन राम राजा के नेतृत्व वाली समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता था। राम राजा ने पुर्तगालियों के साथ संधि करके साम्राज्य को कमजोर कर दिया था, जिसके बाद बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर सल्तनत से अलग हो गए थे। और फिर 1565 ईस्वी में इन्हीं 3 राज्यों ने एक साथ मिलकर विजयनगर राज्य पर हमला कर दिया था, जिसे हम ताली कोठा या राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य नष्ट सा हो गया था। लेकिन फिर आरविंदु राजवंश के आ जाने से यह अगले 100 वर्षों तक चलता रहा। आरविंदु राजवंश विजयनगर का अंतिम राजवंश था। राम राज्य की मृत्यु के बाद उसका भाई तिरुमाला देवराय सन 1542 में इस वंश का प्रमुख शासक वेंकटपति देवराय हुआ करते थे, जिन्होंने दक्कन के सूत्रों को निपटाया था और साथ ही अपने राज्य का अधिकांश भाग भी वापस ले लिया। और फिर इस वर्ष के अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय की सन 1646 में मृत्यु हो जाने के बाद विजयनगर साम्राज्य खत्म सा हो गया था। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।